बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स गैलेक्सी एकेडमी। जी, आज की वीडियो में हम एक नई क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 एफएससी क्लास 12 का जी हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, जैसे ही नेम से शो हो रहा है कि चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है जब चार्जेस रेस्ट पे हों। ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। ये सारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप देख लीजिए, ये सारे जो हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे। कूलम्स लॉ, गॉसेस लॉ वगैरह ये सब मैं आपको करवाऊँगी। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर का इंट्रोडक्शन वो क्या दे रहा है, हम पहले उसको देखेंगे। The study of electric charges at rest under the action of electric forces is known as electrostatics। जी, इलेक्ट्रिक चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बोलते हैं। पर कंडीशन हमारे पास ये है कि अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस की मौजूदगी में जब इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पे हों तो उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ द फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट मेक अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को टाइटली होल्ड करके रखती है, टाइटली आपस में जोड़ के रखती है, जो कि किससे बने होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स होती है। अब ह्यूमन बॉडी की वो बात कर रहा है कि द ह्यूमन बॉडी इज composed entirely of atoms and molecules, thus we owe our existence to electric force। ये तो देख लिया हमने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी भी जो है वो एटम्स और मोलिक्यूल्स की बनी होती है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास भी इलेक्ट्रिक फोर्स मौजूद है। ठीक है, वी ओ आवर एग्जिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। हम भी अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह शो करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फर्स्ट टॉपिक है 12.1, यानी कि इस चैप्टर का पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम ने जो लॉ दिया उससे पहले जो है उसने कुछ हमें हाइपोथेसिस दिया कि वी नो दैट, हम देख लेते हैं उसको। वी नो दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। हम सबको पता है कि चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू बी नेगेटिव। उसने कहा कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव का होता है एंड चार्ज जो है वो प्रोटॉन पे पॉजिटिव का होता है। Moreover, we also learned that like charges repel each other। जो like charges हैं, हम ये भी जानते हैं कि वो रिपेल करते हैं। अगर हम दो पॉजिटिव चार्जेस एक साथ रखते हैं या दो नेगेटिव चार्जेस एक साथ रखते हैं तो क्या होगा? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जबकि अनलाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को हम साथ में रखते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम देखते हैं, नाउ इन्वेस्टिगेट द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ दीज फोर्सेस। अब हम इसकी यहाँ पर इन फोर्सेस की क्वांटिटेटिव नेचर देखेंगे, ना कि क्वालिटेटिव के। क्वांटिटेटिव नेचर देखेंगे यहाँ पर, क्वांटिटी वाइज हम जो है इसको यहाँ इन्वेस्टिगेट करेंगे, ना कि क्वालिटेटिव। ठीक है, द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन चार्जेस। जो फर्स्ट मेजरमेंट हुई फोर्स की बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस वो किसने की थी? चार्ल्स कूलम ने की थी इन 1784 एडी। जो कि क्या कौन थे? अब फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर। ठीक है, वो फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे, चार्ल्स कूलम। उन्होंने जो है वो फर्स्ट मेजरमेंट की थी फोर्स की बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेजरमेंट्स, जो उन्होंने मेजरमेंट की उनकी मेजरमेंट की बेस पे उन्होंने एक लॉ दिया जिसे हम कूलम्स लॉ कहते हैं। ही डिड्यूस्ड अ लॉ नॉन एज कूलम्स लॉ। अब हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट कि वो हमें क्या बताता है। इट स्टेट्स दैट the force between two point charges is directly proportional to the product of magnitudes of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान में जो फोर्स है यानी कि
एक Q1 चार्ज है, एक चार्ज को Q1 का नेम देते हैं और दूसरे चार्ज को Q2 का, ये जो आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, ठीक है। हमने दोनों को नेम दे दिया, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हमने R से शो कर दिया। अब इन दो चार्जेस पर जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के डिस्टेंस बिटवीन देम, जो उनका स्क्वायर का डिस्टेंस है उनके दरमियान जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन, ये 2 पॉइंट चार्जेस, जो फोर्स लग रही है उन 2 पॉइंट के चार्जेस के दरमियान, वो जो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। इन ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के दरमियान चार्जेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो डिस्टेंस है उनके दरमियान उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आपको फार्मूले से शो हो रहा है, ये देखें, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 ओवर Q2 ओवर R का स्क्वायर। और हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हम इसको K से रिप्लेस करेंगे, जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, पहली इक्वेशन बनेगी F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। अब हमें वो बता रहा है कि वेयर एफ जो है यानी कि फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड है ऑफ द म्यूचुअल फोर्स। जो 2 पॉइंट चार्जेस पे फोर्स लग रही थी उनका म्यूचुअल फोर्स पे है, ठीक है। एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द म्यूचुअल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एंड R, जो कि एक्ट कर रही है दोनों पॉइंट चार्जेस पे और डिस्टेंस पे, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर एक्ट कर रही है, और दोनों पॉइंट चार्जेस पर एक्ट कर रही है फोर्स Q1 Q2 एंड R, ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे देखते हैं, द फोर्स F ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। जी फोर्स जो है हमेशा उन उसके अलाइन चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के जो लाइन में जो चार्जेस हैं हमेशा उसके अलोंग एक्ट करेगी, इधर उधर एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। उन चार्जेस के अलोंग ही एक्ट करेगी। और के जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रहा है। अब वो बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू है ये किस पर डिपेंड करती है। ये अक्सर एमसीक्यूज भी आ जाता है कि के जो है उसकी वैल्यू जो है किस पर डिपेंड करती है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच एफ क्यू एंड आर आर मेजर्ड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम पे जो उन 2 चार्जेस के दरमियान है, और उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे जो कि एफ क्यू और आर पर जिसकी मेजरमेंट हुई थी, ठीक है। फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी, फिगर नंबर में 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं लेकिन वो दोनों जो हैं सेम चार्जेस हैं, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और आप बी फिगर में देखें, 2 अपोजिट चार्जेस हैं, प्लस Q1 और माइनस Q1, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है। रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द लाइक चार्जेस के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, और अनलाइक चार्जेस के दरमियान क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं हमेशा। ये भी बात आप हमेशा याद रखना, ये एमसीक्यू भी आ सकता है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि क्वेश्चन 2 कैसे बनी, 12.2 इक्वेशन कैसे बनी। इफ़ द मीडियम बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज फ्री स्पेस एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज एस आई देन के इज़ रिप्रेजेंटेड एज। अब यहाँ पर उसने बताया कि एक मीडियम है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान, जो कि कौन सा मीडियम है, फ्री स्पेस है, ठीक है। वहाँ पर कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है, फ्री स्पेस है। वहाँ पर वैक्यूम यानी कि है, फ्री है। और जो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या बनेगा यहाँ पर, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बता रहा है, वो यहाँ पर कैसे आएगी। के इज इक्वल्स टू, वो बता रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, ठीक है। एप्सिलॉन नोड वहाँ पर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। अब वैल्यू ऑफ के कैसे आई, के इज इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू हम आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर से यहाँ पर पेन से लिखा गया, इसमें ने बताया हुआ है कि पर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैसे मेजर होगा, इसकी वैल्यू कैसे आएगी। पाई की वैल्यू पुट की 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, यानी जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 8.85 क्रॉस 10⁻12, जिसको हम अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 9 क्रॉस 10⁻9 की वैल्यू आ गई K/9, ठीक है। अब आपने ये वैल्यू याद रखना कि हमेशा अक्सर एमसीक्यू आता है कि जो वैल्यू है ऐसा यूनिट में उसकी क्या है,
और एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू क्या है, वो 8.85 क्रॉस 10⁻12 बाजुकात। समटाइम्स क्या होता है, वैल्यू सेम सही दी होती है लेकिन जो यूनिट्स हैं जैसे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये गलत दे देते हैं, ठीक है। इसका एमसीक्यू बना के पूछ लेते हैं, तो आपने इसके यूनिट्स भी याद रखने हैं, ठीक है, इसके यूनिट्स याद रखने हैं और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के यूनिट्स भी याद रखने हैं, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के यूनिट्स भी याद रखने हैं और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी कि के जो है इसके यूनिट्स भी याद रखने हैं और इन दोनों की कांस्टेंट वैल्यूज़ भी याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास कूलम फोर्स क्या आई फ्री स्पेस के लिए, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। के जो था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब आपसे जब भी कोई पूछेगा कूलम फोर्स क्या होती है, ये कूलम फोर्स क्या होती है फ्री स्पेस के लिए, तो अब आपने ये फॉर्मूला बताना है कि F इज इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2/r², ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई ये। अब हमारे पास इक्वेशन 3 तो ये बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू बनता है इस इक्वेशन से कि अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड इफ़, ये देखिए साइड पे लिखा हुआ है ग्रीन पेन से कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 इंक्रीज़ हो जाए 4 टाइम्स, अगर मैग्नीट्यूड हम Q1 पॉइंट चार्ज का इंक्रीज़ कर दें 4 टाइम्स तो Q2 डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स डिक्रीज़ कर दें Q2 क्या होगा, 2 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है इनके दरमियान वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा 2 टाइम्स, एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाइम्स डिक्रीज़, ओके, ठीक है। अब देखिए आपके Q1 जो है वो 4 टाइम्स जब इंक्रीज़ होता है और Q2 जो है वो 2 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाता है, तो जो डिस्टेंस है उनके दरमियान वो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि F डैश क्या होगी, कूलम्स फोर्स क्या बनेगी अगर Q1 जो है 0.1 चार्ज जो है वो 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाए और Q2 चार्ज जो है वो 2 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाए, तो हमारे पास फोर्स क्या बनेगी, F डैश क्या बनेगा, ठीक है। F डैश कितना आएगा, अब हम देखते हैं कि F डैश इज इक्वल्स टू के, Q1 की जगह लिखते हैं कि वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है 4Q1, और Q2 की जगह लिखते हैं कि हमारे पास Q2 जो है वो 2 टाइम्स डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि 1/2 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो है वो उसमें क्या हो रहा है 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो 2r का होल का स्क्वायर। अब हम इसको जब हम कट करेंगे देखें 2 1 द 2 2 2 2 द 4 2 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा रिमेनिंग क्या रहा, F इज इक्वल्स टू के Q और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 2 2 ज़ा 4 रहेगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, आर का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बना Q/2r। अब हम देखते हैं कि Q1 Q2/r की जगह हम के को लिख सकते हैं, हम F को लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि F जो है वो हमारे पास Q1 Q2/r का स्केयर के इक्वल होता है। तो हमारे पास फोर्स आएगी K 1/2 F, क्योंकि के Q1 Q2/r की जगह हम लिख देंगे फोर्स, क्योंकि ये फोर्स के इक्वल होता है, और 1 और हमारे पास हाफ साइड पे आ जाएगा, तो हमारे पास फोर्स आएगी F डैश इज इक्वल टू हाफ। तो हमारे पास फोर्स भी क्या हो जाएगी, इन डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जब Q1 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगा, Q2 2 टाइम्स डिक्रीज़ होगा, डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान 2 टाइम्स इंक्रीज़ होगा, तो हमारे पास फोर्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी हाफ FI की, ठीक है। ये MCQ में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको साथ में ये MCQs भी करवा दिया, ये MCQ भी करवा दिया। अब देखते हैं कि वो आगे हमें क्या बता रहा है। एज स्टेटेड अर्लियर कि कूलम्स, उसने हमें पहले बता दिया कि कूलम फोर्स इज़ म्यूचुअल फोर्स, कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। इट मीन, इसका मतलब क्या है कि कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स कैसे है, इसका मतलब है इफ़ Q1 exerts a force on Q2, जब 0.1 चार्ज फोर्स लगाएगा 0.2 चार्ज पे Q2 पे, तो Q2 भी उसको फोर्स लगाएगा वापस, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी, ठीक है, क्योंकि दो जो हैं वो दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, इसीलिए जब Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे तो Q2 भी फोर्स लगाएगा Q1 पे। इफ़ वी डिनोट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1 एज F21, जब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा उसको हम F12 का नाम देते हैं, और जब Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो उसे हम F21 का नाम देते हैं। तो F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। इसी के साथ हम ये सोल्व करते हैं कि अगर हम मैग्नीट्यूड, जो ग्रीन पेन से आपको शो हो रहा है कि अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें डिस्टेंस का,
Q1 और Q2 और Q2 और Q1 का कि जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, अगर हम उसकी डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ले लें जो कि 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास R12 और इज इक्वल्स टू -R2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, R12 लेफ्ट साइड पे रहेगा और R21 उधर जाके माइनस को हो जाएगा। हमारे पास थर्ड इक्वेशन बनेगी। जैसे ही हम इस इक्वेशन को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, ये देखेंगे इसके अंदर f इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 और R का स्क्वायर अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, F12 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 और R का स्क्वायर R12। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। अब वो बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस जो है वो क्या सेम है, और जो कि हमें बताया किसी क्वेश्चन ने, क्वेश्चन नंबर 3 ने। ठीक है, अच्छा, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दीज फोर्सेस द इंट्रोड्यूस यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इनकी हमें डायरेक्शन क्यों बताई गई, क्यों रिप्रेजेंट की कहा, ताकि हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा सकें, क्योंकि वेक्टर्स हमेशा डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, वेक्टर्स में हमेशा डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। अगर हम इफ़ R21 यानी कि जो Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पर, उसका जो डिस्टेंस है वो R21 है अगर, तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे हम बनाएंगे, यूनिट वेक्टर्स को कैसे शो करेंगे। जैसे डायग्राम फिगर नंबर 12.2 में आपको शो हो रहा है कि इफ़ 2 यानी कि R21 जो है इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे डिनोट करेंगे, Q1 और Q2, ये R21 का वेक्टर डिनोट कर रहा है, और अब जब हम Q1 पे फोर्स लगाएगा तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, R12। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F21 इज इक्वल्स टू फार्मूला बनेगा कूलम फोर्स का, जब Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर तो उसका फार्मूला 12.5b में शो हो रहा है, और Q2 जब फोर्स लगा रहा है Q1 पर तो उसका फार्मूला 12.5a में शो हो रहा है, यानी कि अपोजिट हो गया दोनों का। बस फ़र्क क्या है, F21 और F12। ठीक है, फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा लिखते वक्त कि F21 और F12 किस तरह से लिखना है। अब ये जो दोनों फोर्सेस बन गई हमारे पास F21 एंड F12, ये हमें शो हो रही हैं डायग्राम में। इट कैन बी सीन एज, हम लिख सकते हैं कि R21 जो है वो इक्वल होता है -R21 के। मैंने ऊपर आपको बता दिया। अब ये जो मैं आपको सॉल्व करा रही थी कि इक्वेशन 3 हमारे पास हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन F12 इक्वल्स टू के, ये जो हमारे पास 12.5a और 12.5b है ना, ये कैसे आई, ये मैं आपको सोल्व करवा रही हूँ। ये साइड पे जो हमारे पास इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये डेरिवेशन जो हुई हुई है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि 12.5a और 12.5b कैसे आई। ठीक है, हमारे पास F12 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर F21 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12। ये हमारे पास कैसे आया, ये ऐसे बना। ठीक है, बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखते हैं कि हमारे पास के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर था, तो हम R12 की जगह क्योंकि R12 हम पता है कि वो -R21 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने ऊपर देखा था, ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 में कि R12 जो इक्वल होता है -R21 के। अब हम देखते हैं कि हमने वो पुट कर दिया, R12 की जगह क्या पुट कर दिया, -R21। अब हम इस माइनस को बाहर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, K इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और R1 का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ये वाली। अब इसको हम आगे सॉल्व करें अगर, तो F12 हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो फोर्स लगा रहा था Q1 Q2 पर, तो वो किसके इक्वल होता है, Q2 Q1 के, लेकिन माइनस के साथ। F12 मैग्नीट्यूड का फोर्स इज इक्वल्स टू F मैग्नीट्यूड माइनस F मैग्नीट्यूड टू 1। इलेक्ट्रिक फोर्स इन द मीडियम, तो हमारे पास मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बनेगी, F डैश इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। एप्सिलॉन आर यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी है जिसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे, F डैश इज इक्वल्स टू 1/e⁻r एप्सिलॉन की वैल्यू पुट की 1/4πε Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। ये हमारे पास 12.6 हमने इक्वेशन प्रूफ कर दी। ठीक है, ये इस तरह से इसकी डेरिवेशन होगी। अब हम यहाँ पर थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी कि द साइन ऑफ द चार्जेस इन इक्वेशन, ये जो साइन है चार्जेस के इक्वेशन के अंदर 12.5a एंड 12.5b, ये डिटरमिन कर रहे हैं कि फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं। अट्रैक्टिव कब होंगी, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखेंगे, और जो रिपल्सिव कब होंगे, जब सेम चार्जेस होंगे। ठीक है, वी शैल नाउ कंसीडर द इफेक्ट ऑफ मीडियम। अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि मीडियम का इफेक्ट क्या हो रहा है, इधर फ्री स्पेस
जब था तब क्या इफेक्ट हो रहा था, फ्री स्पेस नहीं था तब क्या इफेक्ट हो रहा था। मीडियम का इफेक्ट वो बता रहा है कि चार्जेस पर डिपेंड करता है अपॉन दी कूलम्स फोर्स। इफ़ द मीडियम इज़ एन इंसुलेटर, वो बता रहा है कि अगर मीडियम हम इंसुलेटर रख दें तो इट इज़ यूजुअली रेफर्ड एज डाइलेक्ट्रिक, तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम बन जाएगा क्योंकि वो इंसुलेटर रख दिया हमने, वहाँ से जो है वो करंट पास नहीं करेगा क्योंकि मीडियम क्या है, इंसुलेटर है ना, इसी वजह से जो इंसुलेटर मटेरियल होता है उसमें करंट पास नहीं करता, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड, ये हमें कैसे पता चला, ठीक है, अभी हमें ऐसे पता चला कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट द प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक always reduces the electrostatic force as compared with that in free space by a certain factor which is a constant for the given dielectric। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब डाइलेक्ट्रिक हम रखते हैं मटेरियल जब हम इंसुलेटर रखते हैं वो डाइलेक्ट्रिक बन जाता है, जाहिर सी बात है जब जहाँ से करंट पास नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस में क्या होता है, करंट पास करता है, ठीक है, जिसे हम देख रहे हैं एक सर्टन फैक्टर से, हम एक इंसुलेटर मटेरियल से हम कंपेयर कर रहे हैं जो कि क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बन चुका है। दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन आर। इस फ्री स्पेस के कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब मोस्टली यहाँ पर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू दी गई है, यानी कि एप्सिलॉन आर की वैल्यूज़ दी गई हैं। टेबल 2.1 में आप देखें, हमें मुख्तलिफ मीडियम्स के लिए, मुख्तलिफ मटेरियल्स के लिए एप्सिलॉन आर की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। रिलेटिव परमिटिविटी की डिफरेंट वैल्यू है। वैक्यूम के लिए जैसे आप देख लें, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 है, अक्सर वैक्यूम के लिए पूछ ली जाती है एमसीक्यूज़ में वैल्यू। रिलेटिव परमिटिविटी की एयर के लिए पूछ ली जाती है, अगर 1 atm टेम्परेचर प्रेशर होगा तो एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, 1.0006। अमोनिया के लिए 22 to 25 के दरमियान होगी, बेकेलाइट के लिए 5 to 18 के दरमियान होगी, बेंजीन के लिए 2.48 होगी, 284 होगी, जर्मेनियम के लिए 16 होगी ई आर की वैल्यू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू। ग्लास के लिए 4.8 से 10 के दरमियान होगी, माइका के लिए 3.3 से 7.5 के दरमियान होगी, पैराफिन पेपर के लिए 2 होगी जी, प्लेक्सी ग्लास के लिए 3.40 होगी, रबर के लिए 2.94 होगी, टेफ्लॉन के लिए 2.1 होगी, ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए 2.1 होगी। अक्सर वाटर की पूछ ली जाती है एमसीक्यूज़ में, यहाँ पे ध्यान से करनी है वैल्यूज़ सारी याद। वाटर डिस्टिल के लिए पूछ ली जाती है 78.5 होगी, ठीक है। अब कूलम्स फोर्स हमारे पास क्या बनी, इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 4/4 बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इक्वेशन 12.6 कैसे आई, कैसे प्रूफ की हमने, मैंने आपको साथ साथ इसकी डेरिवेशन भी करवाई है। इट कैन बी सीन दैट इन द टेबल एप्सिलॉन आर की, देखें वो ये बात लिख के बता रहा है कि एयर की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन आर की। रिलेटिव परमिटिविटी के लिए एयर की वैल्यू है 1.0006, ये देखें इस टेबल में भी दी गई है ये वैल्यू, ठीक है। दिस वैल्यू इज़ सो क्लोज टू 1, ये वैल्यू सो क्लोज है 1 के, दैट विथ निग्लिजिबल एरर के साथ इक्वेशन 12.3 गिव्स द इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर। जो इक्वेशन 12.3 है हमारे पास, ये हमें क्या देती है, यहाँ से हमें एयर के लिए पता चलती है वैल्यू एप्सिलॉन आर की, ठीक है। अब हमारे पास ये कंप्लीट हुआ, यहाँ पर टॉपिक कूलम्स लॉ का, इसकी डेरिवेशन भी मैंने आपको करवा दी। अब ये एग्जांपल रह गई है एक, ये हम देख लेते हैं कि चार्जेस जो हैं Q1 हमें दिया गया है 100 माइक्रो कूलम और Q2 जो दिया गया है वो 50 माइक्रो कूलम, जो लोकेटेड है एक्स वाई प्लेन में एट पोजीशन R1 क्या है दिया गया है 3.0 J वेक्टर, R2 हमें 4.0 I वेक्टर रेस्पेक्टिवली। अब ये देखें, ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया एक्स और वाई का, ठीक है, हमने बना लिया Q1 Q2 है और R1 R2 है। अब हम आगे से देख लेते हैं कैसे सोल्व होगा। F जो है वो हमारे पास क्या है, 1/एप्सिलॉन और R, जो कि इनको मेजर करना है मीटर्स में, कैलकुलेट करनी है हमने फोर्स 12.3 जो हमें डायग्राम दी गई है, हमने ये फोर्स कैलकुलेट करनी है जो कि Q2 पर लग रही है। R1 देखिए हमें क्या दिया गया है 3.0 J और R2 जो है वो 4.0 I। अब हम देख लेते हैं, हमें R डिस्टेंस दिया गया है, R2 1 के लिए डिस्टेंस दिया गया है हमें, R2 माइनस R1 अगर हम करें 4I माइनस 3J तो हमारे पास क्या आएगा मैग्नीट्यूड। हाँ, अगर हम इसका लें मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, √a² + b²। आप देखें
यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट करें, R1 की वैल्यू पुट करें, R2 की वैल्यू पुट करें और R1 की पुट करें, तो हमारे पास क्या आएगा 5 मीटर। ठीक है, 4 16 हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा, वापस में कट हो जाएंगे, जो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 मीटर आएगा। R21 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया 4i माइनस 3j डिवाइडेड बाई 5। हमारे पास जो R आया वो 5 आया, और जो हमारे पास R2 और R1 दिए गए थे वो 4i और 3j थे, वो हम लिख लिया। अब हम यहाँ पर कूलम फोर्स लगाते हैं जी, 1/4πε0 हमारे पास फार्मूले से आया, हमें पता है इसकी वैल्यू, हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। के की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। Q1 हमें ये दिया गया है, Q2 हमें 50 दिया गया है। ठीक है, और हमने R21 जो है वो हमने निकाल लिया, जो हमारे पास क्या आया 4i माइनस 3j ओवर 5। अब हम देखते हैं यहाँ पर, और आर का स्क्वायर हम लेंगे 5m², जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.44i माइनस 1.08j। मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इज इक्वल्स टू F अंडर रूट। अब हम इसका ले लेंगे मैग्नीट्यूड, ले लेंगे F21 का, तो हमारे पास 1.8 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन हमें पता चल चुकी है F21 की, जो कि हम tan इनवर्स के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स एफ डैश ओवर एफ, तो हमारे पास क्या आएगा 1.08 ओवर 1.44, यानी कि हमने tan इनवर्स y ओवर x का फॉर्मूला लगाया। y हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है 1.44, ठीक है, और y क्या है 1.08। हमने tan इनवर्स y ओवर x का फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई -37 डिग्री विद x एक्सिस। ओके, ये जो था आज का टॉपिक न्यूमेरिकल, यहीं पे इसको एंड करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।